अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। आज मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद जो हैं उन्होंने टेलीविज़न पर कौम से ख़िताब किया और दिखाई ये देता है कि ये इलेक्शन मुहिम के आगाज़ की तहरीक थी। उन्होंने ये बात कही कि मैं आज अपने मुकदमात से बरी हुआ हूँ, मुझे खुशी है, मुझे मुबारकबाद के पैगामात जो हैं वो भी मिले हैं, लेकिन मेरे ज़हन में कुछ सवालात हैं। और वो पहला बुनियादी सवाल ये है कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। उन्होंने कहा, मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो 6 साल के अरसे का दौर जो है वो मसाइब, अलाम और मुश्किलात का दौर था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है। लेकिन जो आवाम के साथ हुआ है वो सोच कर बेचैनी होती है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी उस वक़्त होगी जब आप भी बरी होंगे। उन्होंने कहा कि मुझसे इंतकाम लेना था, ले लेते, लेकिन मेरे अवाम के घरों का चूल्हा क्यों बुझा दिया गया, आपके बच्चों से तालीम क्यों छीन ली गई, आपको सेहत की सहूलतों से महरूम क्यों कर दिया गया, आप जो हैं इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार हैं उसका मुझे अंदाज़ा है। उन्होंने ये बात भी कही कि जब वो इक़्तिदार में थे तो महंगाई जो है वो 4% थी, आज 40% पर किसने पहुंचाई और क्यों पहुंचाई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो इंसाफ के लिए अदालतों के पास जाना पड़ा, दरख्वास्तें देनी पड़ी, लेकिन आप जान लीजिए कि आप ख़ुद अदालत हैं, आप ख़ुद जज हैं, और 8 फरवरी जो है वो फ़ैसले का दिन है और आपने फ़ैसला सुनाना है एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान के लिए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ये गुफ्तगू जो है यकीनन इस बात की निशानदेही कर रही है कि वो इंतखाबी मोड में अब जाएंगे, और ये जो खिताब था ये बुनियादी तौर पर उसकी पहली कड़ी थी। दूसरी तरफ एक और अहम सूरत हाल है, और वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने तमाम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने का इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है, उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने DROs और ROs की तैनाती के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन में इन अफसरान की जो है तरबियत का मामला भी रोक दिया और मौखर कर दिया है। अब ये सूरत हाल जो है ये यकीनन एक अलार्म जो है उसने रेज़ किया है, और इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा मलिक अहमद ख़ान ने आज बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के कवानीन के सेक्शन 50 में तफसील से दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग अफसरान ROs तैनात कर सकता है, ECB अदलिया एग्जीक्यूटिव के लिए अफसरान को भी तैनात कर सकता है, लेकिन जब अदलिया जो है उनसे जब इस हवाले से मुआवनत मांगी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया था। लिहाजा इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि वो जो सिविल इंतज़ामी ढांचा है उससे मदद ली जाती। उन्होंने कहा कि इससे पहले ये लोग ऐसी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ा चेयरमैन उनको ROs का इंतखाब कहकर उसको तनकीद का निशाना जो है बना चुके हैं, और उन्होंने इस सूरत हाल को तस्लीम नहीं किया था। अब ज़ाहिर है कि लार्जर बेंच की दरख्वास्त की गई है, लार्जर बेंच कब तश्कील पाता है कि कैसे होता है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन शेड्यूल भी आना है, वो उसका क्या बनता है, ये बड़े बुनियादी सवालात हैं। और इससे ख़तरा जो है वो ये है कि तातुल जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से कहीं शुरू ना हो जाए। आज एक और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम केस की समाअत थी, और ये साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी की बरतरफी से मुतल्लिक केस की जो थी सूरत हाल उसको बराह रास्त जो है वो उसकी समाअत भी की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत इस लार्जर बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजी सा इसके सरबराह थे। इसमें जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी सुनाया गया। इसमें बार बार एक चीज़ जो है वो उभर कर सामने आई कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे उस पर चीफ जस्टिस काजी फायजी सा का मौक़िफ़ था कि आप अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपने उनको उस सारी कार्रवाई का जो है वो हिस्सा जो है वो बनाया है कि नहीं। अगर नहीं बनाया है तो फिर आप उनका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि उनको भी फिर सुनना है और देखना है कि वो इस बारे में क्या कहते हैं।
चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब बार बार हामिद खान से कहते रहे कि आपके पास ये मौका है, आप अगर उनको पार्टी बनाना चाहते हैं बना लें। आपने इसमें साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और एक ब्रिगेडियर साहब का जिक्र किया है। अगर आप पार्टी नहीं बनाते हैं तो फिर आप आइंदा उनका जिक्र नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अदारे वही रहते हैं, अदारों को लोग चलाते हैं, लोग बुरे होते हैं, इदारे बुरे नहीं होते। हामिद खान साहब बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब ने प्रेस किया और उन्होंने कहा कि इसके बाद आपको इसका जिक्र करने की इजाज़त नहीं होगी, आप कानून के मुताबिक फिर अपना केस चलाइए, वो हम सुन लेंगे। उस पर जो है फिर हामिद खान साहब ने कहा कि हाँ, हम इस हवाले से एक अलग जो दरख्वास्त है इस्तदा जो है वो आपसे करते हैं। उसके बाद जस्टिस शौकत जी सिद्दीकी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने आर्मी चीफ साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, साबिक DGI SI फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत और ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफ़ाई को फ़रीक बनाने का दरख्वास्त की। इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी जो है उनको भी फ़रीक बनाने की उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। ये मामला जो है ये जनवरी के वर्ष तक चला गया है, क्योंकि अदालती तातीलात हैं। इसका मतलब है कि अदालती कार्रवाइयों के अतबार से जनवरी के जो आखिरी पंद्रवाड़ा है वो बड़ा हलचल और हंगामा खेज़ होगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, इस्तेकाम पार्टी के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद रांझा साहब, साबिक वज़ीर कानून रहे, मुमताज़ माहिर कानून है। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। आज मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो है TV पर कौम से ख़िताब किया। उन्होंने ज़ाहिर है कि अपना एक जो 6 साल के मसाइब और अलाम का दौर था उसका उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने कहा मुझे इंसाफ तो मिल गया है, लेकिन असल इंसाफ उस दिन होगा जब अवाम आज़ाद होंगे, महंगाई से, तकलीफ़ों से, सहूलत के हवाले से मुल्क तरक्की की और राह पर गामज़न होगा। लेकिन गुजारिश इसमें यह है कि एक तासुर ये उभर कर सामने आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक इसी तर्ज के रवैये का शिकार है और वो अवामी इज्तिमात में जाने से कतरा रही है। और दीगर पार्टियां इस हवाले से आपकी बहुत ज़्यादा नाकदीन है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, लिहाजा वो या तो ड्राइंग रूम तक और या फिर ये TV के खिताब तक महदूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। और मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि आप इतने बड़े मीडिया हाउस में और इतने बड़े चैनल पे बैठ के आपका ये तज्जिया है कि ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये आपके दोस्तों का तज्जिया है जो माजी में आपके दोस्त रहे हैं। मुझे नहीं पता, जरा खुल के बता दें उन दोस्तों का मतलब नाम। पीपल्स पार्टी बड़ा खुलकर ये तनकीद कर रही है कि आप लोग ड्राइंग रूम की सियासत कर रहे हैं, आवाम में नहीं निकल रहे। तो अब मुझे ये देखिए, ये अल्फाज तो आपने दोहरा दिए ना जी नदीम साहब जी। कोई नई बात आपने करनी होती तो मुझे जरूर टोकते आप। सही है। नहीं, आपने कहा कि मेरा तज्जिया है जी, आपने कहा मेरा तज्जिया है, तो आप ही की जुबान से अभी मैंने सुना है। नहीं, जुबान से तो सुना है, लेकिन तो फिर आपको देखिए, आपको चाहिए ना कि आप जब इस चैनल पे बैठे हैं तो आप अपना तज्जिया लेके, अपना मौकफ लेके आए ना जी, मैंने ये तहकीक की है और उसके नतीजे में ये साबित हुआ है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ड्राइंग रूम की जमात है। और 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जो है वो मुजस्मे थे, वहां पे कोई मतलब वो रोबोट थे, वो कहीं किराए से लोग आए थे, गिलगित बल्तिस्तान से चल के आने वाले, सिंध से चल के आने वाले, KP की बलोचिस्तान से आने वाले और पूरे पंजाब से आने वाले काफिलों में कोई जो है वो पाकिस्तानी शरीक नहीं था। तो मुस्लिम लीग नून को बहुत मायूसी हुई, ये बता देते आप। चलें, अब आपसे गुजारिश ये है, मैं इस तरह इसको पूछ लेता हूँ कि अभी तक लाहौर के जलसे के बाद उस नौयत की मुस्लिम लीग नवाज की उस नौयत का नहीं होगा ना जी। सुन लीजिए, अभी ये हफ्ते वाले दिन गुजरात में वर्कर्स कन्वेंशन था, एक MNA के हलके का, NA 63 का, और मरियम बीबी तशरीफ लाई। मैं उसकी आपको सारी कवरेज भेज देता हूं, देख लीजिए।
कि वो अवामी इज्तिमा था, अवाम थी, लोग थे, इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। दूसरा ये है कि इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ फेज होते हैं। अभी जो फेज है वो कैंडिडेचर फाइनल करने का है, जलसे करने का नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास पूरे जीटी रोड पर फकत दो आदमी, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा साहब। तो बिलावल भुट्टो जरदारी तो पंजाब का पार्लिमानी बोर्ड 6 दिन इजलास नहीं बुलाएगा ना। आसिफ अली जरदारी साहब भी नहीं बुला सकते, कैंडिडेट ही नहीं है, टिकट्स के लिए अप्लाई नहीं किया। जरा कमर जमान कायरा साहब से पूछ लें, कॉल पे ले लें कि गुजरात की 12 नशिस्तों पे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात की अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर रही है, और उसके बाद बिल्कुल इंतखाबी मुहिम के अंदर जलसे जुलूस और सारी रौनक आपको नजर आएगी। और अगर मैं गुजरात की स्पेसिफिक बात करूं, 4 MNA के हल्के और 8 सूबाई हल्के, भरपूर कैंपेन चल रही है। शेर का निशान भी सीने पे लगाया हुआ है, नवाज शरीफ का परचम भी उठाया हुआ है, और ये नारा लगा रहे हम कि 18 में जहां तरक्की का सफर रुका था, हम वहां से शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं जाफर हम ये पूछ रहे हैं पीटीआई वालों से कि सियालकोट से इस्लामाबाद मोटरवे क्यों ना बन सका। हम ये पूछ रहे हैं उनसे कि ML1 जो लाहौर से हवेलियां तक डबल होनी थी, वो 4 साल में क्यों ना हुई। हम ये पूछ रहे हैं उनसे कि आपने वो सक्खर से आगे मोटरवे क्यों ना बनाया। हम उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि हम जो बिजली के मंसूबे लगा के गए, आपने कोई एक संगे बुनियाद रखा हो तो बता दीजिए। इस तरफ आते हैं जाफर इकबाल साहब, मैं जरा इसको ओपन कर लूं। ये ड्राइंग रूम में नहीं हो रहा ना जी, ये बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं इस तरफ। अच्छा, अब इसमें महमूद मौलवी साहब ये फरमाइएगा कि आप लोगों का मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो सीटों के ऊपर बातचीत जो है वो चल रही है, ये लग ऐसे रहा है कि सब एक तरफ वाला मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बात हो रही है इस वक्त, जो हमारी सीटों के एडजस्टमेंट की बात हो रही है, इस वक्त पंजाब सूबे की बात कर रहे हैं हम। और पंजाब में मेरे ख्याल से हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कई अपने शोज़ में कह चुका हूँ, हमारे कोई 30-35 MNA हम देख रहे हैं जो कि इलेक्टेबल्स भी हैं और जो कि MNA रह चुके, और इसी हिसाब से 30-40 MPs भी जो है हम जो है सीट एडजस्टमेंट में चाहेंगे। उसकी वजह ये कि देखिए, हमारे लोग जो हमारे पास आए वो MPs थे PTI के, और वो हमारे पास आए हैं, और उनको हमको सबको हमें भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो अभी इसकी सीट एडजस्टमेंट उसी हिसाब से PMLN से भी बात हो रही है, दूसरी पार्टी से भी हो रही है, और उसके बाद देखते हैं जाफर इकबाल साहब की बात सुनी है। वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास पंजाब जो है वो उस पे तमाम सीटों पे हमारे पास लोग हैं, उनके पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास हो रहे हैं। आपको लगता है कि आपके लिए गुंजाइश निकल पाएगी ऐसी सूरत हाल में? देखिए, निकल आई तो बहुत अच्छा है, और नहीं निकलेगी तो हम हो सकता है उससे ज़्यादा सीटें हम निकालेंगे। उसकी वजह देखें, ये तो इलेक्शंस हैं, जिसको आवाम वोट देगी वही आएगा ना। और फिर हम जो है, अगर वो गुंजाइश नहीं हुई और कोई सेटलमेंट नहीं हुआ तो हम घर तो नहीं बैठेंगे। हम तो इलेक्शन के अंदर कैंपेन में तैयारी कर चुके हैं, फिर तो हम ओपन इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, अब खालिद रांझा साहब, सवाल आपसे ये है कि ये फरमाइएगा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में मामला जो है वो उलझा दिया है, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने भी सारे ROs और DROs की ट्रेनिंग जो है वो मौखर कर दी है। लार्जर बेंच की तश्कील का मामला है, आगे कब बेंच बनता है, आपको क्या लग रहा है? आगे इलेक्शन शेड्यूल भी आना है, ये ताख़ीर का सबब बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझूँ आपकी वसातत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रहा कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा और उसमें कोई तजावुज़ नहीं किया जाएगा कानून से,
और आप कहेंगे कि इलेक्शन इज़ बाय द रूल्स एंड बाय द रेगुलेशंस और इसमें कोई रिगिंग नहीं होगी, तो फिर तो इलेक्शन रेलेवेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं होनी इस इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो मैं समझता हूँ इस खर्चे का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सबसे पहले ये आज तक मैं यूनिवर्सिटी में फिर रहा था, तो कोई फ़र्द ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इलेक्शन होगा। जब ये बेयकीनी हो कि इलेक्शन होना है कि नहीं होना, ये इस बेयकीनी को दूर करना है हुकूमत वक्त ने। और मैं बड़े अदब से कहूँगा मियाँ साहब को भी, क्योंकि वो दर हकीकत वही है जो इख्तियार में है, तो सबसे पहले अवाम का इत्मीनान बहाल करें कि इलेक्शन हम कराएंगे और शफाफ इलेक्शन होगा। जब तक ये चीज़ आप कन्वे नहीं कर सकते और जब तक डिस्टेंस जो है हुकूमत में और रेलेवेंट में खालिद रांझा साहब, चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं इंतखाब तो होगा, 8 फरवरी को होगा, पत्थर पे लकीर है, एक लम्हा आगे नहीं होगा। ज़हन से हम माजी में सुनते आए हैं इस बात का, इस बयानिए का बिल्कुल आगे सवालिया मार्क भी डालते हैं, माजी भी डालते आए हैं। और चीफ जस्टिस के ये कहने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अभी तक डाउटफुल है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन जो है ये आप तक बावर नहीं करा पाई कि इलेक्शन डेफिनेटली होगा। खालिद रांझा साहब, ये जरा इस चीज़ का जवाब दे दें कि आईनी तौर पर ये लार्जर बेंच की तश्कील और फिर ये जो मामला है, क्योंकि अदलिया तो इनकार कर चुकी है आरओज़ और डीआरओज़ देने से, इसलिए कि जो माजी में अदलिया इनकार किया है, तो इसलिए दुरुस्त है कि जब भी आप अदलिया को इन्वॉल्व करेंगे पॉलिटिक्स में, तो मसला हल नहीं होगा, अदलिया जो है वो छोटी हो जाती है। और अच्छी बात है कि अदलिया को इन्वॉल्व नहीं करते। बिल आखिर इल्ज़ाम लगता है जब फलां जो सिविल जज है वो फलां जगह पोस्टेड था, इतने पैसे दिए गए, इस गुफ्तगू को आप बंद नहीं कर सकते। अगर ये गुफ्तगू बंद नहीं कर सकते तो आप अपनी अदलिया को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब चौधरी जाफ़र इकबाल साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है, आज ज़ाहिर है बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मलिक अहमद खान साहब ने इस हवाले से, ये डिस्प्यूट जो है ये तातुल का सबब बन सकता है? तातुल का सबब क्यों बनेगा और क्यों बनना चाहिए? इसे मेरे ख्याल में अदलिया को एहतराम करना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं। वही इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि अदलिया इलेक्शन कराए तो वो भले हैं, और वो अगर कह रहा है कि, और फिर अदलिया ने इनकार किया कि हमारे पास हम नहीं अवेलेबल, और फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें कौन से ऐसे अजब बात है? और दूसरा, अगर कोई एक फर्द दूसरे से ज्यादा अपने आप को मुहिब फतन या अपने इदारे को ज्यादा इंसाफ पसंद समझता है तो ये भी गलत बात है। जब आपको एक जिम्मेदारी दी नहीं गई, जिसने जिम्मेदारी देनी है ये उसका इख्तियार है, तो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट को इसे जल्द निपटा देना चाहिए, बल्कि इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था कि ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं, वो अपने इस्तेमाल करें, उनकी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन कराना। और साफ और शफाफ इलेक्शन है कि नहीं, ये तो इलेक्शन होने के बाद कोई बात करेगा ना। लेकिन अगर पहले जाफर इकबाल साहब, आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। आज जब अली ज़फ़र साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो अली ज़फ़र ने कहना चाहा कि ये दरख्वास्त हमने नहीं इधर तक ही पहुँचे, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने उनके कान में कहा कि नहीं हमने दी है, और उसके बाद उन्होंने बात की। तो ये जो इब्हाम पैदा हो रहा है, ये कितना इस लम्हे के ऊपर क्रिटिकल है? ये कोई क्रिटिकल नहीं है और कोई किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अली ज़फ़र साहब किन के कहने से पीटीआई में आए और चेयरमैन साहब मौजूदा जो है वो किन के कहने पे चलेंगे और किन के कहने पे आए। तो ये मतलब सारी वो चीजें हैं जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पार्टी लीडरशिप बड़े अरसे में तैयार होती है और उसका वो मैच्योरिटी का लेवल होता है। यहाँ पर कल आए, आज जो है वो पूरे पाकिस्तान के वो पार्टी के लीडर बने हैं, तो वो इसी तरह की बातें करेंगे। उनके पास अपना कोई मंशूर, अपनी कोई सोच वो तो है नहीं। अब इसमें महमूद मौलवी साहब ये फरमाइएगा
कि इलेक्शन जो है आपका भी ये है कि 8 फरवरी को ही होने चाहिए और एक लम्हा जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के नतीजे में सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। देखिए, मेरा नज़रिया ये है कि इस वक्त जो है पीटीआई के पास जो है बिल्कुल वोट, जिसको कहते हैं ना, वोट के लोग काफ़ी हैं जो वोट देना चाहते हैं, मगर उनके पास सीटों पे खड़े होने वाले लोग नहीं है। इसीलिए ये दरख्वास्त डाली है। देखिए, आज ये तो साबित हो गया ना कि ये पीटीआई नहीं चाह रही है इस वक्त इलेक्शन होने, और वो डिले के टैक्टिक्स कर रही है। आप मुझे बताएं ना, ये कहना है कि जी आरओज नहीं आएंगे क्योंकि डॉक्टरों को लेके आए, हम डॉक्टर लेके आए, इंजीनियर लेके आए, क्या चाइना से लोग लेके आए? कहाँ से लोग लेके आएंगे? देखिए ना, अब ये दरख्वास्त इन्होंने कर दिया, अब इसके ऊपर स्टे मिल गया है, अब वो फुल बेंच होगा, इसमें टाइम लग जाएगा, फिर कोई और वो कहानी लेके आएंगे। देखिए, अगर एतबार नहीं है तो सारी जिंदगी एतबार नहीं आएगा आपके पास। आप कहेंगे नहीं कि जी पीटीआई के टाइगर्स को लगा दें, जब भी हम एतबार करेंगे। देखिए, इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है वही होना चाहिए। बाकी अब मैं अदलिया के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता हूँ, अदलिया खुद मुख्तार है। अब अदलिया ने स्टे दे दिया है, देखें फुल बेंच क्या करता है। अब इसमें मैं एक सवाल जाफर इकबाल साहब आपसे पूछना चाह रहा था, ज़रा इस तरफ आ गया, और वो ये था कि महमूद मौलवी साहब जो हैं वो जिस सीट एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, और पंजाब में आपके पास जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और आईपीपी की जो एक तकनीकी मुआवनत है वो होगी? देखिए, कोई नामुमकिन चीज नहीं है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स की आपस में मीटिंग हुई है, मुशावरत हुई है, उसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के हक में क्या है, कि मुस्लिम लीग नून मैक्सिमम सीटें कैसे निकाल सकती है, जो हमारा सिंपल टारगेट है। और उसके लिए अगर कहीं बाकी दूसरी जमातों के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़े तो वो लोकल सतह पे भी होती है, पार्टी की सतह पे भी होती है, उसकी गुंजाइश मौजूद है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, एक और चीज़ जो बार बार आती रही है कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि आईपीपी जो है इवेंचुअली मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पे काम करेगी। देखिए, अगर सुनी सुनाई बातों पे जाना है ना, तो वो तो किसी के लिए कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। देखिए ना, जब जो है पीटीआई बनी थी उस वक्त जो उसके लिए कुछ कह रहे थे, ठीक है ना, मुस्लिम लीग काफ के लिए लोग कह रहे थे, ठीक है ना, पीएमएल-एन के लिए भी लोग उस वक्त में। देखिए, नई पार्टी है, उनको डिस्करेज लोगों को नहीं करना चाहिए जो पुरानी पार्टीज है, क्योंकि इसके अंदर जितने लोग हैं वो एक सीनियर सियासतदान है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिनके अपने हलके हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो आ रहे हैं इसमें उन्होंने इलेक्शन नहीं देखा है, इलेक्शन नहीं लड़ा है या हुकूमत में नहीं रहे। अब तो ये कहना कि इसकी बी टीम है और उसकी सी टीम है या इनको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है, देखे ना, ये तो करासारियाँ तो चलता ही रहेगा ना, आप खुद देखें ना। अच्छा, अब इसमें खालिद रांझा साहब ये फरमाएगा कि आज जो जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब की जो समाअत हुई है उसमें हामिद खान साहब काफ़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे फ्रीक बनाने पे, जो जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जिन दो अशखास का नाम लिया था, इवेंचुअली परसिस्ट किया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और फिर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने वो नाम शामिल किए। अब कल इस पे समाअत होगी, नोटिस जारी होंगे। आपको क्या लगता है कि ये केस जो है ये बहुत सारी चीज़ों को ओपन करेगा और कुछ मामला जो हैं वो फिर पहुँचेंगे सेटलमेंट की तरफ? असल में हमारे सीनियर वकील भी रहे हैं सिद्दीकी साहब, हमारे जज भी रहे हैं और हम उनके सामने बॉ भी करते रहे। लेकिन एक बात हमें ये ज़हन में रख लेनी चाहिए कि इस निज़ाम में ये निज़ाम उस वक़्त तक ठीक नहीं होगा जब तक आप इसमें जो ना जिससे लोग सीट परचेज करते हैं, दे वांट टू बी जजेस, ये ख्वाहिश की जिसमें लोगों में है वो मैं कहता हूँ कि ये जॉब सीकर्स, वो जहाँ आदमी जॉब सीकर बनता है वो जज नहीं बनता, वो एक किसी नौकरी पे आ जाता है, उसकी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे गलत है।
ये लोग जो है ये उस इंडिपेंडेंट जो दायरा है उससे बाहर हो जाते हैं जब उस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, अदलिया तक आते हैं, बेंच मांगते हैं, जी मुझे जज बनाओ, मुझे जज बनाओ। मैं समझता हूँ दिस बाय इटसेल्फ डिसक्वालीफाइज अ मैन टू बी ए जज। और ये ऐसे केसेस में ये बात इनकरेज करनी चाहिए कि जो आदमी जज बनने की ख्वाहिश करता है वो खाइन हो जाता है, और ये बात कोई नहीं कर रहा हमें से। और मैं समझता हूँ कि जब से हमें ये रवायत डाली है कि जी आप हाई कोर्ट जाए, आप सुप्रीम कोर्ट जाए, मुझे क्यों निकाला, तो बिलखुसूस जब ये कहता है तो उस वक़्त उसका कद वैसे नीचे हो जाता है। उसके मैं तो ये कहूँगा कि ये एक पॉजिटिव स्टेप नहीं है जब आप बजरिया दरख्वास्त, बजरिया दावे के आप जज बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें जाफ़र इकबाल साहब ये फरमाइएगा कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है और जो पार्लिमानी बोर्ड से गुफ्तगू करते रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, लेकिन इस चीज़ का तो हिसाब होना चाहिए कि ये सब क्यों हुआ और उससे मुल्क को जो नुकसान हुआ है वो क्यों होने दिया गया और वो हुआ, और वो जो है उसका तयन होना चाहिए और उसका हिसाब होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर ये मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं ये महज बात कर रहे हैं कि आवाम जो हैं वो इस चीज़ का हिसाब करें, या वो ये कह रहे हैं कि जो किरदार इसमें इन्वॉल्व थे, वो चेहरे वो कह रहे हैं कि बेनकाब हो चुके हैं, तो उनका एहतसाब होना चाहिए, तो क्या ये फिर टकराव वाला मामला नहीं हो जाएगा? देखिए, बड़ी वाज़ेह सी बात है, कोई अबहम वाली इसके अंदर चीज नहीं है। टकराव आप जिसको कह रहे हैं वो किस चीज का टकराव है? जो शख्स आईने पाकिस्तान का हल्फ उठाए, जो शख्स ये कहे कि मैं अपनी सलाहियत दयानतदारी से इस्तेमाल करूंगा, मुल्क और अवाम के मफाद में और आइन और कानून का पाबंद रहूंगा, और उसके बाद वो ये सारे कारनामे सर अंजाम दे, तो उससे टकराव कहते हैं, या ये है कि ये तारीख की दुरुस्त सिमत खड़े होना कहते हैं। जिन जिन लोगों ने, जस्टिस नासिर खोसा साहब जब चीफ जस्टिस और ये सारे इस मनसब पर फाइज थे, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को जेल में पैगाम भेजा गया कि पीटीआई लेजिस्लेशन करने चली है कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट, जो जज की रिटायरमेंट की उम्र है वो 2-3 साल बढ़ा दी जाए, ताकि नासिर खोसा साहब ज्यादा अरसा जो है वो रह सकें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो क्या इन चीजों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या अगर जस्टिस शौकत सदीकी के जो अल्फाज हैं और जो उन्होंने आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि जनरल फैज हमीद उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए ताकि वो इमरान खान को इलेक्शन मैनेज करके दे, उसका हिसाब और एहतसाब नहीं होना चाहिए, ये टकराव है। टकराव तो वो लोग करते हैं मुंतखब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से, टकराव तो वो लोग करते हैं आइन और कानून से। वो आइन और कानून को अपने जो है वो मतहत समझते हैं, तो क्या उनको लगाम नहीं डालनी, क्या उनका रास्ता नहीं रोकना? ठीक है, जो 8 फरवरी है वो अवाम ने सियासतदानों को मैंडेट देना है, और 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत बनेगी उसका फर्ज है कि वो ये हिसाब ले कि 2018 के बाद मुल्क की मईशत का भट्ठा कैसे बैठा। वो ये हिसाब ले कि अदालत आलिया और अदालत उज़्मा वो ग्रेडिंग में नीचे क्यों गई। वो ये हिसाब ले कि करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर नीचे क्यों गया। वो ये हिसाब ले कि आपका तरक्याती बजट 1001 अरब से 500 अरब पे कैसे लाया गया। मैं आता हूँ चौधरी जाफर इकबाल साहब, मैं आता हूँ। आप महमूद मौलवी साहब, आप क्या कहेंगे जो बात चौधरी जाफर इकबाल साहब कर रहे हैं कि ये अवाम ने मैंडेट देना है और ये मैंडेट जो है ये उनकी राय में एहतसाब का मैंडेट है? देखिए, ये उनकी राय है, मैं इससे अग्री नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हम मज़ीद जो है पीछे जाके और इन चीज़ों को उलझाते रहेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे तो हम जो है आने वाले वक्त में देखें, हमें ये देखना है
कि हम तरक्की कैसे कर सकते हैं, हम लोगों के मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। देखिए यही काम जो हम पहले करते रहे ना, जो पीटीआई भी करती रही कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, या हम पास्ट में चले जाएं कि क्या कि इसको हम सबक सिखाएं और फलाने को सबक सिखाएं, तो इसमें मुल्क को, मेरा एक अपने अंदाज से मुल्क को मज़ीद नुकसान होगा। इस वक्त जो हो चुका, जैसे उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने कहा, मुझे अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए और मुझे आगे देखना है कि मैं इस आवाम के लिए क्या कर सकता हूँ और इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूँ। अब खालिद रांझा साहब ये फरमाइएगा कि जो जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस है, आपको लगता है कि उससे सिमत जो है वो दुरुस्त हो सकती है? जैसे आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इदारे ख़राब नहीं होते, अदारों को लोग चलाते हैं और हर इदारे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते, हम इदारे को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कोई सिमत दुरुस्ती की तरफ जाएगा मामला? मैं समझता हूँ कि जो निज़ाम अदल है हमारे वाला, तो तमाम दुनिया में हम शेयर करते हैं, वही अंदाज है कि हर आदमी कसम खा के बात करता है, हर आदमी सच्चाई की बात करता है, रूल्स की बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कॉमनैलिटी है वो ये है कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, अदलिया बायस नहीं होनी चाहिए, अदलिया इंतकामी नहीं होनी चाहिए। और जिस जज को आप निकालते हैं, फिर जिस अंदाज से वो वापस आना चाहता है, अगर आ भी जाए तो सबसे मुंतकिम जज वो होगा और कहेगी हाँ अब मैं लूँगा बदला फला से। इस मेरे ख्याल में हमें जब जो जुडिशल कमीशन ये फैसला करे कि फलां जज गलती में था और उसे जज नहीं होना चाहिए, उसके बाद उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये आपके पास 25 करोड़ लोग हैं, आपका जज नहीं मिल सकते इनमें से। वाई डू यू वांट जॉब सीकर्स टू बी ऑन द बेंच? मैं दोबारा कहता हूं कि जो बंदा जॉब सीकर हो वो अदली की बात नहीं कर सकता, वो हमेशा ही अपनी नौकरी की बात करेगा। और जो शख्स नौकरी चाहता है वो खाइन है अदलिया में आने के लिए। और हमें जरूर लॉ तरमीम करना चाहिए विच गिव्स द लीस्ट स्पेस टू अ पर्सन टू क्लेम अ सीट ऑफ जुडिशरी। लेकिन इसमें खालिद रांझा साहब ये भी तो देखें ना, फिर तरीक़ाकार जजों की अपॉइंटमेंट का है, क्या उसमें भी कोई तब्दीली आनी चाहिए? क्योंकि जैसे शुरू में आपने कहा था कि मुझे जज बनाओ वाला सिलसिला जो है, उसमें कोई फिर तब्दीली तो आनी चाहिए ना? बिल्कुल आनी चाहिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप इसको प्रमोट करें कि खुदारा ये जो है ना कि इनको खानदानी मनसब ना बनाए। मैं जज बना हूँ, आगे मैं अपने भतीजे का कहूँगा, वो जज बनेगा, वो अपने भाई की बात करेगा, और यू पुल पीपल फ्रॉम द फ्लोर टू द एलिवेटेड सीट। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अदलिया जो है ये इम्पार्शियल हो नहीं सकती जब तक आप इसको इस इंटरेस्ट जो खानदानों में है या इंटरेस्ट जो सियासत में है उसको दूर नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें महमूद मौलवी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अब सारा सिलसिला चल रहा है और जिस तरीके से आइनी पटिशन्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं, क्या दिखाई देता है कि ये अदारा जाती सिमत भी दुरुस्त होने की तरफ मामलात जो हैं वो जा सकते हैं? देखिए, अगर इसको हम मज़ीद उलझाते रहेंगे ना तो ये सही सिमत में तो नहीं जाएगा, ये जो है गलत सिमत में चले जाएगा। और इसके नताइज जो है डेमोक्रेसी के लिए मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि आवाम भी बेजार हो चुकी है महंगाई से, और मुल्क के अंदर बेहद बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। बनिस्बत इन चीज़ों में अगर हम मज़ीद उलझते रहेंगे तो फिर मैं जो देख रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसमें चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, आखिरी 1-1.5 मिनट है, ये फरमा दीजिए कि इस दफ़ा जो आपने बड़ी एक मौसर और लंबी मंशूर कमेटी भी बनाई है, मईशत के हवाले से जो
16 महीने थे उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई और जाहिर है कि महंगाई जो है वो बढ़ी और ये एक हकीकत है। तो आपको लगता है कि आप एक ऐसा प्लान दे पाएंगे कि जो उन 16 महीनों में तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से आवाम की सहूलत के लिए कोई एक ढांचा मुहैया कर सकेगा? ढांचा तो मौजूद है, पॉलिसी वज़ा करनी है और उस पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। एक तो पिछले 16 माह में जो खेल तमाशा मुल्क में बना रहा, जहां पर भी इस्तेहकाम नहीं होता हालात का और चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होती, वहां कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं। और मईशत क्या है, वो कारोबार की और पैसे की गर्दिश है। अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं सबको पता है 5 साल के लिए हैं। उस वक्त कोई असेंबली टूट रही थी, कोई नहीं टूट रही थी। अगर उन साहब को कोई कहता था आइए बैठिए मिलकर सियासतदान फैसला कर लें, तो वो मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब अगली असेंबली बनेगी और ये डिपेंड करता है उस असेंबली के अंदर मौजूद पार्लिमानी रहनुमाओं पे, नॉट सिंगल आउट ऑन द गवर्नमेंट साइड। उन सबको यकसुई से जब वो मिल बैठ के आगे बढ़े और चलेंगे तो बिल्कुल 100% ये मुमकिन है कि मईशत का पहिया चले, बहुत तेजी से चले और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए, वो आ सके। बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब। नाज़रीन, ये तो थी सियासी सूरत हाल। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। जब वापस आएंगे तो दहशत गर्दी के हवाले से भी बहुत से सवालात उठकर सामने आ रहे हैं, उन पर बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात जो हैं उन्होंने संगीनी की सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर ली है और हमारे 25 जवानों की शहादत जो है वो यकीनन बहुत दिलगुफ्ता है। हालात और वाक़यात जो हैं वो बहुत संजीदा सवालात जो हैं उनको भी जन्म दे रहे हैं। दहशत गर्दी की ये नई लहर जो है इस हवाले से अब सिर्फ बात करने से या अज़्म का इजहार करने से काम नहीं चलेगा। इस हवाले से अब अमली इक़दामात की तरफ जो है बढ़ना होगा और ये सोच जो है ये यकीनन जारी है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, मुमताज़ तज़कियाकार हैं। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ये बात कही जा रही है कि इस बात का तहकीकात होनी चाहिए और उन किरदारों को सामने आना चाहिए और उसका पता चलना चाहिए कि ये क्यों कर हुआ कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से भागा, वहाँ की जेलों से दहशतगर्द रिहा हुए, हमने उन्हें यहाँ लाकर आबाद किया और फिर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ने एक दफ़ा फिर जन्म दिया। जब तक इस रूट कॉज का तयन नहीं हो जाता उससे आगे फिर मामला जो हैं वो बढ़ने चाहिए। जी हाँ, ये बड़ी अजीब बात थी जब हमको पता चला कि कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग अफगानिस्तान से हुई है कि टीटीपी के लोग खसूसन जो हैं वो उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त मिल गई है और ये पॉलिसी बना रही है कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि नॉर्मली लाइफ के धारे में शरीक हो जाएं और ये दहशतगर्दी छोड़ दें। लेकिन कुछ अरसे बाद इतलात आनी शुरू हुई कि ये लोग दोबारा से सवात की पहाड़ियों पर चढ़ गए हैं और पहले की तरह उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और सवात के अवाम बहुत डर गए। मैंने वहाँ उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से बात की ये पता करने के लिए। उसने कहा हाँ ये लोग आ गए हैं और ये उसी तरह के उसी किस्म के मूड में हैं। इन्होंने तो कोई नॉर्मल लाइफ गुजारने का कोई नजर नहीं आ रहा है इनका इंडिया। तो एक तो ये बात हैरानकुन थी। दूसरी बात ये है कि दहशतगर्द जो हैं जो हमले करते हैं, मारे भी जाते हैं, तो उनकी शनाख्त तो होती होगी, उनकी फोटोग्राफ जो है अगर जिनकी गोलियों से बॉडी जिनकी सलामत होती है फेस से, कि भाई हमारे पास नादर के पास ये लोग रजिस्टर हैं कि नहीं कि लोग या ये कोई और दूसरे मुल्क के बाशिंदे जो आके ये कार्रवाई कर रहे हैं। एक ये चीज भी इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। तो उस वक्त ये पॉलिसी जो थी कि इनको जो है आने दिया जाए या जिनको जेलों से छोड़ा गया था, वो बहुत खतरनाक पॉलिसी थी। और जब तक कि हमको पूरी तसल्ली ना हो जाती कि ये लोग तौबा तायब इन्होंने हो चुके हैं दहशतगर्दी से, हमें उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए था।
अब जन साहब ये फरमाइएगा कि ये सूरत हाल जो है काफ़ी संगीन हो गई है और जाहिर है वहाँ पे जो जदीद तरीन असला है वो इन दहशत गर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो उस तरीके से ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। अब असला जो है वो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में भी पाकिस्तान में स्मगल इन हो रहा है। तो क्या इक़दामात जो हैं वो उठाए जाने चाहिए बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से अफ़गान हुकूमत के साथ, या पाकिस्तान अपने दिफा के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह और इस तेज़ी के साथ शहादतें जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक असलहे का ताल्लुक है तो असला तो कितनी बंदिशों किसी न किसी तरीके से लोग जो है वो ले ही आते हैं। और पहले तो पता है आपको पाकिस्तान में बाकायदा बारे में दुकानें थी जहाँ से अमेरिकन और असला और ग्रेनेड और हर चीज़ खरीदी जा सकती थी। तो ये आपको पता है जो उस इलाके के लोग हैं उनको हथियार रखने का भी शौक है, अच्छे हथियार भी खरीदने का शौक है, तो वो किसी न किसी तरीके से ले ही आते हैं। बॉर्डर पे भी मेरे ख्याल में मैनेजमेंट जितनी सख्त होनी चाहिए वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो सामान आ रहा है अपना वहां से तिजारत का, फ्रूट आ रहा है, बाकी सामान आ रहा है और चीजें आ रही हैं, तो वो जो सामान है सारा का सारा वो उसके नीचे रख के कोई चीज लाए तो किस तरीके से उसको कोई तमाम सामान उतरवा के चेक तो नहीं कर सकते, फ्रूट के क्रेट और दूसरी चीजें वहां से जो आती हैं, तो स्मगलिंग तो हो जाती है। स्कैनर हमारे पास इतने इफेक्टिव है नहीं, तो ये तो है कमजोरी। लेकिन एक हमने डीवेपनाइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी, हमने एक कंपेन जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर चलाई थी, बहुत हथियार जब्त किए थे और हमने कहा था जिसके पास से गैर कानूनी असला निकला उसको 14 साल कैद होगी या 7 साल कैद होगी। तो काफी हथियारों पर कंट्रोल पा लिया गया था। अब फिर से लूज पॉलिसी चल रही है। दूसरा मैंने देखा है कि एक तो मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री में गया हुआ था, वो धड़ाधड़ लोगों को लाइसेंस कलाशनिकोव के दे रहे थे, 40-40, 50-50 जो थे वो एक वक्त में साइन कर रहे थे एप्लीकेशन। मैं कहती ये क्या हो रहा है, रेवेन्यू की तरह बांट रहे हैं इनको कि नहीं जी बस देना पड़ता है हथियार, या मैंने इसके रिकमेंडेशन अपनाए। तो हमारे पास जो हथियारों की पॉलिसी है वो बहुत लूज कंट्रोल वाली पॉलिसी है, जिससे हथियार फैल रहे हैं सब तरफ। अब देखें कराची में जो होता है पिस्तौल निकाल कर लोगों को लूट रहे हैं, हर किसी के पास। लेकिन जैन साहब अब सवाल ये है कि इस हवाले से पाकिस्तान के अगर आप देखें तो ऑप्शंस क्या हैं? क्या हमें कोई आगे बढ़ के कोई गैर मामूली इकदाम करना पड़ेगा? देखिए ये कोई गैर मामूली इकदाम नहीं है। गैर कानूनी हथियारों के ऊपर लोगों को दोबारा से वार्न करना चाहिए और उसका कानून जो है वो लोगों को बताना चाहिए कि गैर कानूनी हथियार रखने का आपका जो है वो उस पर इतने साल कैद हो सकती है, और कभी कभार 2-4 लोगों कैद अगर हो भी जाए और जमानत ना हो उनकी तो उससे एक असर फैल सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है जी 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 दूसरी बात यह है कि अभी जो ये बीआई खान में अफसोसनाक सानिया पेश आया है, उसमें एक नया आंसर जो आया वो बारूद से भरी हुई गाड़ी को टकराने का, ये बहुत खतरनाक किस्म का जो है ये इब्तदा है, जो अगर इसको दोहराया गया तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और दूसरा ये कि उन्होंने दूसरे दिन हमारे फॉरेन ऑफिस ने एहतजाज किया अफगानिस्तान से। मुझे समझ नहीं आई कि ये जो 8 आदमी थे क्या इनकी जो वहाँ इन्होंने किया है इनका अपना इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये अफगान शहरी थे, कि उनके साथ जो ये प्रोटेस्ट किया गया है कि आप इनको रोकें, तो ये बात समझ नहीं आई पूरी तरीके से। अब इसमें मैंने जब आपसे सवाल किया था, अफगान हुकूमत अगर एक बात नहीं सुन पा रही है तो सफारती सतह पे आपको क्या लगता है, कोई चॉइस है पाकिस्तान के पास? देखिए चॉइस तो झगड़ा करने की जो कि अच्छी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तानियों को अगर समझाया जाए कि भाई देखें आपका जो है ना, हम ये ट्रेड जो हमने बहुत आपको कंसेशन दे रखे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी में और अफगानी करेंसी में सामान खरीद लो, ये कर लो, और बहुत आपको जो है सहूलत दे रखी है, तो फिर आपको हम एज ए बहुत फ्रेंडली कंट्री ट्रीट नहीं कर सकेंगे अगर आपका यही सिलसिला, अगर आप इस बारे में सीरियस नहीं होते और सख्ती के साथ इनको नहीं रोकते लोगों को। तो
ठीक है, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।